Hello, kids. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the first video for class 10 English language and literature. And today I'm starting with a poem Dust of Snow written by Robert Frost. ये पोएम आपकी फर्स्ट फ्लाइट की पहली यूनिट में है and hopefully you would understand what I would explain to you. The title of the poem is Dust of Snow and it is written by Robert Frost. पोएम को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनके पोएट कौन है। इनके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं और ये नेचर के बारे में बहुत लिखते हैं। जैसे कि पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, हियर आल्सो ही इज टॉकिंग अबाउट नेचर। डस्ट का क्या मतलब है? डस्ट मीन्स द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। टाइनी पार्टिकल्स मीन्स छोटे कण, धूल। टाइनी पार्ट डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। इस पोएम में आपके पास कुछ और भी वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए पोएम को शुरुआत करने से पहले। डस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। हेमलॉक, हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ है जिसके ऊपर व्हाइट कलर के फूल लगते हैं। एक और वर्ड है इस पोएम में जिसका मतलब है जो वर्ड है र्यूड, जिसका मतलब है रिपेंटेंस, जिसका हिंदी में इसका क्या अर्थ निकलता है? शोक करना। अब हम बात करते हैं पोएम की। ये पोएम है आपकी फर्स्ट यूनिट में जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो एंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम बात कर रही है दो ऐसी चीजों के बारे में जिसको ऑस्पिशियस नहीं समझा जाता, जिसको बुरा समझा जाता है, जो ये माना जाता है कि ये जो है कुछ हमारे लिए दुख, कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम लेके आने वाले हैं। सो कौन सी वो दो चीजें हैं? वो चीजें हैं क्रो और हेमलॉक ट्री। क्रो को माना जाता है कि ये एक दुख का रीजन हो सकता है। अगर हमारे घर के आसपास है तो हमें लगता है कि क्रो की जो वॉइस है वो भी थोड़ी हार्श होती है, रफ होती है। ऐसे ही हेमलॉक ट्री जो है, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री है। तो पॉइजन जो है वो कोई कभी पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है दो ऐसी चीजें जिनको अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन पोएट ने इन्हीं दोनों चीजों का इस्तेमाल किया है क्योंकि पोएट आपको ये मैसेज देना चाहता है कि नथिंग इज इनऑस्पिशियस इन लाइफ। कोई भी चीज गलत नहीं होती है, हमारी सोच गलत होती है। कोई भी चीज के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी है, बस हमें ढूंढना है उसको। और पोएट ये भी बताना चाहता है कि जो नेचर है वो सबसे बड़ा हीलर है। हीलर मीन्स जिससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। नेचर के पास अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर है। ठीक है, पोएम देखने में छोटी है लेकिन इसके डीप मीनिंग है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसका डीप मीनिंग क्या है कि नथिंग इज इनऑस्पिशियस। आप इस वर्ड को याद कर लीजिए। इनऑस्पिशियस मींस कोई भी चीज बुराई नहीं लेके आती है, कोई भी चीज बुरी नहीं हो सकती है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। फाइन, अब हम पोएम की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब पोएट क्या है? अब पोएट ये मान रहा है कि उसका दिन अच्छा नहीं बीत रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी लाइफ में कुछ ऐसी कुछ हो गया था जिससे उसका मूड बड़ा अपसेट था। तो अब क्या हुआ? बीइंग अपसेट वो बाहर घूमने निकला और वहां स्नोफॉल हुई हुई थी। जैसा होता है ना, स्नोफॉल में सारी जो ब्रांचेस हैं, जो सारे घर बने हुए हैं वहां पे, और जितनी कार्स और व्हीकल्स खड़े हैं, रोड है, हर जगह स्नो स्नो आपको दिखाई देती है। तो ही केम आउट फ्रॉम हिज होम जस्ट टू हैव अ गुड मूड ऑफ हिम। तो वो बाहर आया। तो जब वो जा रहा था तो ही पास बाय अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरा। हेमलॉक ट्री वही वाला ट्री जो एक पॉइजनस ट्री होता है। तो हेमलॉक ट्री की उस ब्रांचेस पे डस्ट ऑफ स्नो गिरे हुए थे, स्नो गिरा हुआ था और उसके ऊपर बाय चांस एक क्रो बैठा हुआ था। अब दो नेगेटिव चीजें इकट्ठी आ गई हैं, हेमलॉक ट्री और एक क्रो जो उसकी ब्रांच पे बैठा हुआ है। अब ट्री की ब्रांच पे क्या है? स्नो है। सो जैसे ही पोएट वहां से क्रॉस कर रहा था, उसके नीचे खड़ा हुआ हेमलॉक ट्री के नीचे, तो क्रो ने मूव किया। क्रो के मूव करने से जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो पोएट के ऊपर आके गिरे। जैसे ही वो पोएट के ऊपर वो डस्ट पार्टिकल्स गिरे तो क्या हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? द वे अ क्रो, द वे उस तरीके से जिस तरह से क्रो ने मूव किया और शुक डाउन ऑन मी, और उसने शेक किया अपनी बॉडी को और उसने कुछ मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या गिराया?
डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया, और कहाँ से गिराया? हेमलॉक ट्री से गिरा दिया। So the first paragraph, I think it's clear to everybody. I'm moving to the next stanza. Next says, has given my heart a change of mood. अब पोएट कह रहा है इससे क्या हुआ, जो क्रो के मूवमेंट से मेरे ऊपर स्नो गिरी, इससे एकदम से मेरा मूड चेंज हो गया। जो मेरा दिन इतना गंदा निकल रहा था, इतना नेगेटिविटी से मेरा मन भरा हुआ था, मेरा मन एकदम से अच्छा सोचने लगा। जैसे ही वो क्रो ने, जो दो नेगेटिव चीजों ने, क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने जैसे ही मेरे ऊपर वो स्नोफ्लेक्स या डस्ट के पार्टिकल्स गिराए स्नो के, तो मेरा मूड बदल गया। और मेरा मूड कैसा हो गया? मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। सो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब इसमें यही बात है कि एक दो नेगेटिव चीजों ने उसका मूड अच्छा कर दिया। बार बार इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि यही इस पोएम का मैसेज है। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम पार्ट, अब मैं अपना कुछ दिन बचा रहा हूँ। कैसे बचा रहा हूँ? ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। मैंने आपको र्यूड का मतलब अभी भी दिखाया था। र्यूड का मतलब होता है शोक करना। वो उस दिन पूरे दिन सिर्फ शोक कर रहा था, किसी ना किसी बात पे दुखी हो रहा था। अब वो कह रहा है कि इस क्रो और इस हेमलॉक ट्री की वजह से मैं अपना कुछ सम पार्ट ऑफ द डे मैं सेव कर लूंगा। कुछ पार्ट ऑफ द डे जो मैं खराब कर चुका हूँ, अब बाकी का जो पार्ट बचा है दिन का, उसको मैं सेव कर लूंगा, उसको मैं अच्छे से बिताऊंगा। दोबारा से देखते हैं सेकंड स्टैंजा को। हैज गिवन माय हार्ट, किसने दिया है उसके हार्ट को? क्रो और हेमलॉक ट्री के, क्रो के मूवमेंट ने और हेमलॉक ट्री ने। अ चेंज ऑफ मूड, अ चेंज ऑफ मूड ही हैज गॉट। एंड सेव सम पार्ट, और मैंने अपना कुछ पार्ट ऑफ द डे, किसका पार्ट ये भी याद रखना, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं विच पार्ट ही इज मेंशनिंग टू। ही इज मेंशनिंग टू द पार्ट ऑफ द डे, द रेस्ट पार्ट ऑफ द डे दैट ही वाज स्पेंडिंग इन बीइंग sorrowful. Now he would be spending that day being happy. तो अब इस पोएम का मैसेज आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कोई भी चीज इनऑस्पिशियस, कोई भी चीज को हम गलत नहीं समझ सकते। सब चीजों का कुछ ना कुछ फायदा है, कोई भी चीज गलत नहीं मानी जा सकती। और नेचर में बहुत हीलिंग पावर है। उस सिर्फ क्रो और हेमलॉक ट्री ने उसके उस हार्ट को, जो दिल उसका बहुत गलत सोच रहा था, सॉरोफुल था, उसको अच्छा कर दिया। इसका मतलब नेचर में बहुत ज्यादा क्या है? अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर है। अनइमेजिनेबल, जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, उतनी ज्यादा हीलिंग पावर उसके हार्ट में आ गई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अब देखो बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द मैसेज दैट आई हैव टोल्ड यू। इसके इंटरनली अगर आपके लिटरल मीनिंग पे कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पोएटिक डिवाइसेस पे भी आते हैं। अब ये पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइसेस क्या पता आपने सुना हो? जैसे सिमिली होती है जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी को पर्सन की क्वालिटीज देते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं जो पोएट अपने पोएम में यूज करते हैं। तो उसका हमें पता होना चाहिए कि वो पोएटिक डिवाइसेस इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज दैट। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आपको मैंने वो पोएटिक डिवाइसेस लिखे हुए हैं जो पोएटिक डिवाइस इस पोएम में कुछ प्रोमिनेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जहां पे साउंड्स रिपीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 5 फैट फनी फेलोज, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? फर्स्ट साउंड बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन है। अगर अब इस हम पोएम में देखें, हैज गिवन माय हार्ट, यहाँ पे किसका किसका रेपिटेशन है? एच का। एच की साउंड है ह, उसका रेपिटेशन हो रहा है हैज में और हार्ट में। सो देयर इज एलिट्रेशन। सिमिलरली अगर हम दूसरा देखें, एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम में स और स का रेपिटेशन हो रहा है साउंड का, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। ठीक है, आपको इस तरह से समझना है कि आप अपने आप समझ पाए कि किसी भी पोएम को पढ़े तो एलिट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है एसिनेंस। एसिनेंस क्या होता है? जैसे आपको वॉवल्स पता है, जैसे हमारा जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जो इनकी साउंड है, अगर कोई एक वॉवल की साउंड ज्यादा दिखाई दे रही है पढ़ने पे, ज्यादा सुनाई दे रही है, जैसे अगर मैं लाइन पढ़ूं, शुक डाउन ऑन मी, तो आपको जो ओ वॉवल है उसकी साउंड बार बार रिपीट होते हुए नजर आएगी। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर वॉवल साउंड आपको रिपीट नजर आए तो वहां पे क्या होता है? एसिनेंस होता है। तो इस जो पोएम की जो सेकंड लाइन है, शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे ओ साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, ओ की साउंड, तो देयरफॉर देयर इज एसिनेंस। अब मैं थर्ड पोएटिक डिवाइस पे आती हूँ। ये है सिनिक डकी। सिनिक डकी क्या होता है? जब हम किसी एक पार्ट की बात करते हैं और हमारा जो कहने का मतलब होता है वो पूरा पूरे होल से होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इंडिया वन दी हॉकी मैच यस्टरडे, तो या इंडियन टीम वन दी हॉकी मैच यस्टरडे, तो इंडियन टीम से हम इंडिया को लगा लेते हैं कि इंडिया की जीत हुई। वैसे तो टीम की जीत हुई, लेकिन अगर बड़े लेवल पे देखें तो इंडिया ने जीत लिया। तो हम एक छोटे से पार्ट को हम होल पार्ट से हम होल पे जाएं।
जैसे अगर उसने बोला हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल में एक चेंज हुआ मूड का। अब दिल में चेंज होने का मतलब क्या है, पोएट का कंप्लीट चेंज हो गया ना, सिर्फ एक एक बॉडी पार्ट तो उसको फील नहीं कर सकती ना, कंप्लीट पोएट उसको फील करेगा। तो हार्ट का मतलब है कंप्लीट पोएट। लास्ट आता है तो सिनिक डकी आपको क्लियर हो गया मुझे लगता है। लास्ट है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट आपको कंप्लीट पोएम में यहाँ पे दिखाई देगा। एंजैबमेंट में होता क्या है, जब हम एक लाइन को पोएट तोड़ देता है कई लाइनों में लिखने के लिए। देखो अगर अब हम पोएम को देखते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। अगर देखा जाए तो ये एक ही लाइन है, लेकिन पोएट ने क्या किया, इसको ब्रेक करके 4 लाइंस में डिवाइड कर दिया। और कोई भी इसने पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाया, पंक्चुएशन मतलब कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, या कोई भी और पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करे। तो इसको हम बोलते हैं कि पोएट ने यहाँ पे एंजैबमेंट यूज किया है। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रोमिनेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं जो यहाँ यूज हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको दोबारा समझ सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा राइम स्कीम, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राइम स्कीम, राइम स्कीम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। राइम स्कीम को अभी हम देखते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या है। देखो फर्स्ट लाइन जो है वो एंड हो रही है क्रो से, एंड इट राइम्स विद स्नो। तो इसको भी मैं ए लेटर दे दूंगी, इसको भी मैं ए लेटर दे दूंगी। अब सेकंड देखें, सेकंड राइमिंग वर्ड क्या है, इधर मी है और इधर ट्री है। अभी दोनों राइम कर रहे हैं तो मैंने इसको दे दिया बी। ठीक है, तो अब इसकी राइम्स, फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम क्या बन जाती है आपकी, फर्स्ट पेन की राइम स्कीम बन जाती है ए बी ए बी, क्योंकि फर्स्ट लाइन थर्ड से राइम कर रही है और सेकंड लाइन फोर्थ से राइम कर रही है, तो ये बन गई ए बी ए बी। अब सिमिलरली अगर आप सेकंड स्टैंजा को देखेंगे तो ये हार्ट इज राइमिंग विद पार्ट एंड मूड इज राइमिंग विद रूड। तो सिमिलरली इसको हमने सी दिया, इसको हमने डी दिया, क्योंकि ए भी हम यूज कर चुके हैं। और अब ए और बी वाली कोई साउंड है भी नहीं, क्योंकि कोई क्रो से राइम नहीं कर रहा, कोई मी से राइम नहीं कर रहा। तो ये हार्ट एक नया ही आ गया है और ये मूड एक नया ही आ गया है। तो अब इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, सी डी सी डी। अब कंप्लीट पोएम की राइम स्कीम क्या बन गई, फर्स्ट स्टैंजा की ए बी, सेकंड स्टैंजा की सी डी। तो अब आपको समझ आया होगा कि पोएट एंजैबमेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो इस राइम स्कीम को फॉलो कर सके। Therefore, the poet uses enjambment. Enjambment था ना, एक लाइन को ब्रेक करके वो लिख रहा है, जिससे वो राइम स्कीम को फॉलो कर सके, इसलिए पोएट उसको यूज करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया है। अभी कुछ एमसीक्यू है, आपको पता है कि आपका फर्स्ट टर्म जो है वो ओनली एमसीक्यू बेस्ड है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, आप भी कुछ क्वेश्चंस ला सकते हैं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज को। कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट लेके अपने आप सॉल्व करना, फिर वीडियो को देख के आप इसको आंसर्स चेक करना। How did the dust of snow affect the poet? Options are it made him energetic, it changed his mood, it made him superior, none of the above. अब क्या हुआ था डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरने से, उसका मूड चेंज हो गया था, तो बी पार्ट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्रो और हेमलॉक ट्री क्या सिंबलाइज करते हैं, सॉरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन की डेथ। बहुत ऑब्वियस सा आंसर है कि वो सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं। दो पोएट ये मैसेज देता है कि कोई भी चीज गलत नहीं होती है, स्टिल वो रिप्रेजेंट सॉरो को ही करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट इज Why does the poet call it dust of snow? वो उस स्नो के फ्लेक्स को डस्ट ऑफ स्नो क्यों कह रहा है? Snow particles were too tiny. Tiny means बहुत छोटे थे. They came over him like dust. They felt like dust. They looked like dust. So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Snow particles were too tiny. ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन हैज गिवन माय हार्ट। अब हैज गिवन माय हार्ट, अब आपको इसमें बताना है। देखो हैज और हार्ट में रेपिटेशन हो रहा है, तो एलिट्रेशन भी है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास एलिट्रेशन है ही नहीं। क्या क्या है, मेटाफर, सिमिली, सिनिकडकी और पर्सोनिफिकेशन। मैंने आपको सिनिकडकी बताया था कि यहाँ पे जो हार्ट है वो सिर्फ हार्ट नहीं है, वो पोएट कहना चाहता है ही कुड चेंज हिज कंप्लीट मूड। सिर्फ एक बॉडी पार्ट में कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे सिनिकडकी है। ठीक है, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज What is the rhyme scheme of the poem? अभी अभी हमने डिस्कस की है, ए बी सी डी। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, आप देख सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन, द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड rued. What is the meaning of rued? मैंने आपको vocabulary में भी शो किया था। Is it meaning ruined? No, it is meaning held in regret. Ruled और conquered? Definitely it is held in regret. Regret मतलब हम किसी चीज का पछतावा कर रहे हैं, कोई हमसे कुछ हो गया है या हमारा कुछ दिन बुरा है, तो इट वुड बी बी ऑप्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज that is it, that was the last slide. So hopefully you have understood it, and if you have any query you can write in the comment box. जैसे ही मुझे समय मिलता है definitely I would solve your queries and come back to you.
Thank you. Stay tuned for the next video. Thank you, kids.